नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में आज मैं राजनीति के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीति में, बुद्ध प्रिय मौर्य, यानी कि बीपी मौर्य के नाम से उनको राजनीति जानती है, समाज जानता है, लोग जानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कितना काम किया है, किस तरह से समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है। मेरे उनसे कुछ व्यक्तिगत भी उनका जुड़ाव रहा है, तो एक बार वो बता रहे थे कि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आज की तारीख में, और ये तब की बात है, तकरीबन 15-20 एक साल पहले की बात है शायद, तब उन्होंने बताया था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आप गाज़ियाबाद में लगी हुई देख रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ही लगवाई थी। तो आज उन्हीं के सुपुत्र अक्षय कुमार मौर्य से चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर राजनीति में वह देर से क्यों आए, और देर से आए तो अभी उनकी क्या प्रक्रिया जारी है, किस तरह से सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए वह अपना योगदान दे रहे हैं, देना चाहते हैं, और आगे उनके भविष्य में क्या प्लान है। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। तो अक्षय जी, सबसे पहले तो यही बताएं कि जहाँ मतलब बुद्ध प्रिय मौर्य, एक इतना बड़ा नाम बीपी मौर्य, हालांकि सब लोग बीपी मौर्य के नाम से उनको ज़्यादा जानते हैं, इतना बड़ा नाम, और उनके आप सुपुत्र हैं, तो नेताओं के जो बच्चे हैं नॉर्मली आप देखें कि आगे आ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी पोजीशन बना लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो बड़ी पोजीशन बना पाने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, ऐसा क्यों? देखिए, क्या है कि सन 89 में मैं सोवियत संघ से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके जब हिंदुस्तान वापस आया, तो मेरे से पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम आगे अब क्या करना चाहते हो, कैसे क्या। तो मैंने उन्हें बोला कि हम लोग उनको डैडी जी कह के बुलाते थे। तो मैंने कहा डैडी जी, मेरी शुरू से रुचि जो है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में रही, लेकिन जैसा कि आप चाहते थे कि खुद इंजीनियर बने, नहीं बन पाए, राजनीति में फंस गए, समय नहीं मिला, तो आपने कहा बेटा मेरे बच्चों में मेरा सपना तुम ही पूरा कर सकते हो। तो आपका सपना पूरा करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन अब आप अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मेरी इच्छा और रुचि राजनीति में है। तो पहले तो बहुत गुस्सा हुए, फिर उसके बाद शांत हुए। उन्होंने फिर मुझे समझाया कि बेटा देखो, हम एक अम्बेडकरवादी और लोहियावादी हैं, तो अगर तुम राजनीति में आना चाहते हो तो तुम्हें अपने बूते आना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना तुम्हें कह सकता हूँ कि मैंने इस देश के गरीबों में, शोषितों में, इस देश की जनता में इतना काम करा है कि वो जब तुम आओगे तो तुम्हें बहुत प्रेम और स्नेह देंगे। तो मैंने तब पिताजी को कहा कि डैडी जी, जब तक आप राजनीति में हैं मैं तब तक नहीं आऊँगा, आया कभी तो जब आप नहीं रहेंगे उसके बाद में आऊँगा। तो मेरे पिताजी का 27 सितंबर 2004 को जो है उन्होंने अंतिम सांस ली, उनके जीवन का सफ़र समाप्त हुआ। उसके बाद हमारे पिताजी के कार्यकर्ताओं का ने मुझसे कहा कि मौर्य जी का इतना बड़ा योगदान रहा है, इतना बड़ा उनके जनाधार है, इतने पूरे देश भर में कार्यकर्ता हैं, तो वो अनाथ हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप राजनीति में आएँ। तो मेरी भी इच्छा थी, मैंने कहा ठीक है। फिर काफ़ी विचार विमर्श हुए कार्यकर्ताओं के साथ, कई मीटिंगें हुई, गांव-गांव मैंने दौरे करे। तो जैसा कि पिताजी के जीवन का, राजनीतिक जीवन का एक बहुत लंबा समय कांग्रेस में कटा था, और जो मेरे इर्द गिर्द भी लोग थे वो अधिकतर कांग्रेसी थे, तो उन्होंने मुझे कांग्रेस के लिए तैयार करा, और फिर उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप से बात की। तो उस समय ये 2004 के अंत में उनका देहांत हुआ, और 2005 के अप्रैल के महीने की बात है, शायद 11 अप्रैल तारीख थी। सारे कार्यकर्ता मिलके 24 अकबर रोड कांग्रेस के कार्यालय गए। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी बहुत महान नेता हैं हिंदुस्तान के, उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत भले इंसान हैं वो तब महासचिव थे प्रभारी उत्तर प्रदेश।
उनसे जो है प्रतिनिधिमंडल मिला और इस बारे में इच्छा जाहिर की। उन्होंने पूरी रुचि दिखाई और मेरे पिताजी को उन्होंने बहुत सम्मान दिया और उन्होंने कहा ठीक है। और वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने पार्टी ऑफिस नहीं बुलाया मुझे, उन्होंने मेरे को मिलने का समय फिरोजशाह रोड पे उनका मकान था, उस समय राज्यसभा से वो एमपी थे, उन्होंने मुझे फिरोजशाह रोड बुलाया। तो फिरोजशाह रोड को मुझे याद है मैं 12 अप्रैल को गया, तो उनसे मेरी बात हुई, सारा कुछ तो विचार यानी कि सत्यव्रत चतुर्वेदी की लीडरशिप में आपने एक तरह से ज्वाइन कर लिया कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैंने बेसिकली लीडरशिप तो श्रीमती सोनिया गांधी जी की, उनकी कॉन्सेंट से उन तक ये बात गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े लीडर के बेटे हैं, मैं निर्णय नहीं ले सकता, इस पर सोनिया गांधी जी से जो है जब तक उनकी ओके नहीं होता आपको पार्टी में हम नहीं ले सकते, उनसे पूछना पड़ेगा। तो यानी कि सोनिया गांधी की कॉन्सेंट से आपने हाँ, कांग्रेस ज्वाइन हाँ। की। तो अक्षय जी, अगर हम देखें तो अगर सोनिया गांधी की कॉन्सेंट से आपने कांग्रेस ज्वाइन की, बट कांग्रेस में आपका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं दिखाई दिया, हाँ, उसके पीछे क्या असल कारण? में क्या हुआ कि मुझे नहीं दिखाई दिया या वास्तव में ऐसे ही नहीं, हकीकत? असल में क्या है कि कांग्रेस ने क्या करा कि गले लगा के मेरी पीठ में खंजर घोंपने का काम करा। मेरे साथ कांग्रेस ने धोखा और मक्कारी की है। कैसे? वो ऐसे की क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले जो है मेरे को जो है लोकसभा का मेरी बात हो चुकी थी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी से भी, फिर सलमान खुर्शीद जी से भी, लेकिन जब तक चुनाव आए सलमान खुर्शीद ही रहे नहीं, रीता बहुगुणा आ गई और फिर दिग्विजय सिंह जी जो प्रभारी हो गए उत्तर प्रदेश के। दिग्विजय सिंह जी से भी मेरी बात हुई, नहीं नहीं मौर्य जी हम तो आपको विधानसभा लड़ाना चाहते हैं। मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ, इवन जो दो मैंने मेरठ की सीट जनरल सीट बताई, तो मेरठ के लिए जिस आदमी ने मेरी वकालत कर रहा था, कांग्रेस पार्टी ने उसी आदमी को टिकट दी जो हमारे पिताजी का राजनीतिक कार्यकर्ता था। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति आपकी वकालत कर रहा था, तो वो वकालत आपकी करते करते अपनी टिकट कंफर्म हाँ, करा उसको लेगा। टिकट कांग्रेस ने दी और उसके पीछे में वो बहुत ही भद्दे कारण है जिस वजह से उसको टिकट दी। इन्होंने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग की उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव ने, और मैं उन चीज़ों को नहीं बोलना चाहता विस्तार में। मैं विस्तार में नहीं बोलना चाहते हैं, बट शॉर्ट में तो बता सकते हैं। शॉर्ट में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कांग्रेस के जो पतन का कारण है वो यही है कि वो जो है राजनीति को व्यवसाय बनाए बैठी है। आपने कितना लंबा समय कांग्रेस में गुजारा और इस दौरान आपने क्या क्या काम किए? देखिए, लगभग मैं कांग्रेस में 20 वर्ष रहा और मेरा जो है संपर्क पार्टी के जो सर्वोच्च स्थान पे जो नेता हैं उनसे रहा। उनमें जैसे सलमान खुर्शीद हो गए, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। फिर शीला दीक्षित जी के मैं काफ़ी करीब रहा, क्योंकि डैडी के मित्र थे उमा शंकर दीक्षित जी, जो होम मिनिस्टर थे इंदिरा जी की कैबिनेट में जब डैडी उद्योग मंत्री थे। तो उनकी ये पुत्र वधू हैं, तो डैडी की बहुत अच्छी मित्र थी और डैडी के शरीर अंत के पश्चात मैं उनके संपर्क में भी आया और उन्होंने, मुझे याद है सन 2009 की बात है, वो मुझे दिल्ली से विधानसभा लड़ाना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा जो है लक्ष्य जो है वैसे संसद है, और लेकिन फिर उन्होंने मुझे रिज़र्व सीट ऑफ़र की, वो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा देखो, मैं आपको यही दे सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मंत्रालय का ऑफ़र दिया, वो भी मैंने मना कर दिया। फिर मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं उनको आंटी जी कहता था, तो मैंने कहा आंटी जी देखिए, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, तो मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी करूँगा, मरते मर जाऊँगा, लेकिन अपने पिताजी के जो विचार है उस पर समझौता नहीं करूँगा। मेरे पिताजी ने संपूर्ण जीवन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मिशन को समर्पित करा। एक ही मुद्दा था आरक्षण का, जिसमें पिताजी की असहमति थी बाबा साहब से। जो आधार थे आरक्षण के वो शैक्षिक और सामाजिक रहे। मेरे पिताजी कहा करते थे कि इसमें आर्थिक आधार भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो स्वर्ण जाति के गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पिताजी आरक्षण नहीं लेते थे, मैं जो है रिजर्वेशन नहीं लूँगा, आप मुझे जनरल सीट दे दीजिए।
नहीं, बिल्कुल अगर तब ये उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री ऑफर की और मैंने मना कर दिया। बिल्कुल अगर ये मौर्य जी के ऐसे विचार थे तो बड़े विचार थे, क्योंकि आप देखिए जो आर्थिक आधार पे अगर आज आरक्षण की बात की जा रही तो होना ही चाहिए, क्योंकि सवर्ण भी तो गरीब हैं, उनको भी तो ऊपर उठने की मतलब किसकी जिम्मेदारी है उनको ऊपर उठाने की? हाँ, उनका उनका ये कहना था, मेरे पिताजी का ये कहना था, वो ये कहते थे कि अगर मान लो समाज के एक वर्ग ने हमारे साथ गलत किया है तो ये नहीं कि हम भी उनके साथ गलत करें, क्योंकि गरीब आदमी का ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती, और गरीबी के आधार पे आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ण जाति के गरीब लोगों को भी आरक्षण, वो आजीवन इस बात पे अपनी बात पे टिके तो रहे। इस वजह से वो कभी भी जो रिजर्व सीट्स होती हैं तो वो भी कभी रिजर्व सीट से हाँ नहीं, वो हमेशा जो है जनरल सीट पे लड़े, उन्होंने कभी भी आरक्षण नहीं लिया, और मेरी भी अभी 59 साल उम्र हो चुकी है, मैंने कभी आरक्षण नहीं लिया। वेरी गुड। मैं हमेशा जनरल पे रहा। तो कांग्रेस में चलिए मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिला, वो तो एक बात हो गई, बट उसके बाद जो आपने 20 वर्ष यहाँ पे गुजारा, तो क्या देखते हुए 20 वर्ष गुजारा एक, और इन 20 वर्षों में आपने कांग्रेस को अंदर से किस तरह से अनुभव किया है कि यदि आज कांग्रेस जिस दशा में पहुंची हुई है उसके पीछे इनकी दिशा क्या रही है जो ये आज इस दिशा में पहुंचे हुए हैं? देखिए गौतम जी, जहाँ तक कांग्रेस की आज स्थिति है उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है। उसकी जो लीडरशिप है वो जो है चीज़ों को समझती नहीं है। और लीडरशिप में किसकी बात कर रहे हैं? लीडरशिप की मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। टॉप लीडरशिप, मतलब टॉप सोनिया लीडरशिप गांधी, मतलब राहुल गांधी? सोनिया गांधी जी और उनके दोनों बच्चे। ओके। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, नेता को जो है ना जनता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं इतने बड़े नेता का बेटा हूँ, ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस का मेंबर भी था, ठीक है, उनसे मिलना चाहो मिलते ही नहीं है, वो मिलते नहीं, वो बात नहीं करते, कोई डिस्कशन, बहुत मुश्किल होता है उनसे मिलना, बहुत मुश्किल होता है। आप अगर किसी मुद्दे पे बात करो सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, आपको अभी मणिशंकर अय्यर का मैं कोई एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो भी बेचारे रो रहे थे कि जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी कहा, कपिल सिब्बल जी ने कहा, तो ये तो बहुत बड़े लीडर हैं। चलो मेरी बात तो छोड़ दो, मैं तो एमएलए भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, इनके तो बहुत बड़े नाम हैं। तो ये जो है असल में क्या है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये लोग जो गलत लोगों से घिरे हुए हैं, इनके जो आसपास लोग हैं वो बहुत घटिया तरीके के लोग हैं। और कांग्रेस को क्या है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने पाया कि कांग्रेस को ना नेता नहीं चाहिए, कांग्रेस को नौकर चाहिए, कांग्रेस को नौकर चाहिए। मैंने हमेशा कांग्रेस को बोला, मैंने कहा देखिए हम एक लीडर के बेटे हैं, हमारा लीडरशिप का क्लेम है, मैं आपके लिए अपना, आपके सम्मान में जो है सर झुका सकता हूँ, नवा सकता हूँ, लेकिन आप ये चाहो कि बीपी मौर्य का बेटा आपके सामने घुटने टेके, तो वो कभी संभव नहीं है। मैंने कभी भी कांग्रेस के सामने घुटने नहीं टेके, और ये चाहते हैं घुटनों पे लाना, इन्हें नेता नहीं, इन्हें नौकर चाहिए। तो उससे अगर मान लीजिए आपको घुटनों पे ले आते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई नेता नहीं, उनको नौकर चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ नौकर भी चाहिए, यानी कि आप अपने हिसाब से भी उनको काम कराना चाहते हैं, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भी तो नहीं ना, आपका भी तो विजन नहीं ना कि आपने कराना क्या है। भाई नौकर अगर चाहिए तो नौकरी में वो क्या काम कराना चाहते हैं? नहीं, मेरा नहीं, इससे मेरा मतलब ये है कि उनको जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए, चाटुकार चमचे। और अब क्या है, कांग्रेस में इस तरीके का हो गया है, मैं तो देखा है 2-2 टके के लोग, जिन लोगों को उनके गली के गांव का कुत्ता नहीं जानता, उन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे पद देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अनेकों ऐसे लोग हैं जो डिजर्व नहीं करते, वहाँ चपरासी का भी, और वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, वो डिजर्व ही नहीं करते। मतलब टैलेंट की कोई कदर नहीं है पार्टी में। जब आप किसी भी क्षेत्र में अगर टैलेंट को जो है नज़रअंदाज करेंगे, वो संगठन, राजनीतिक दल कुछ भी हो, वो जो है धरातल में जाएगा ही जाएगा। तो रसातल में कांग्रेस के जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि टैलेंट को जो है खुड्डे लाइन लगा देते हैं, जिसे कहना हो। बिल्कुल, ये तो खैर देखने में आता है कि भाई टैलेंटेड लोगों को ये जो लीडरशिप है वो पसंद नहीं करती। शशि थरूर जी को देखिए, एग्जैक्टली मैं उन्हीं की बात करें कि शशि थरूर इतना टैलेंटेड आदमी, ठीक है, उसने क्या गलत कर लिया? यदि उसने इलेक्शन लड़ा अध्यक्ष पद के लिए तो उसने क्या गुनाह किया? देखिए, अगर आपने एक बनाया हुआ है सिस्टम तो उसी सही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ ना अपनी पार्टी का। असल में क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इनके जो इलेक्शन है वो भी फर्जी हैं। मुझे याद है कि पीसीसी के मेंबर बन रहे थे, तो जो ऑब्जर्वर था, मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि मौर्य जी आपका पीसीसी में नाम हो गया है। और पीसीसी के बाद के राजू ने, मेरा कंफर्म था मैं एआईसीसी में आ रहा हूँ और सेक्रेटरी एआईसीसी बनूंगा, लेकिन जो कि मैं सेक्रेटरी एआईसीसी में बन पाऊँ तो उसके लिए
कंपलसरी है कि एआईसीसी मेंबर होना चाहिए। तो एआईसीसी मेंबर ना बन पाऊं तो मेरा पीसीसी से भी इन्होंने नाम काटा। वो शिकायत लेके मैं शीला दीक्षित जी के पास गया। शीला दीक्षित जी ने के राजू जो इनके ऑफिस में सारा कुछ काम देखते थे, उनको उन्होंने फोन करा, बड़ी नाराज हुई वो, और मेरे पे वो लेटर भी है। उन्होंने कहा मौर्य जी आप जाइए राहुल गांधी के यहाँ लेटर दीजिए और उसकी रिसीविंग भी लीजिए, जिसकी मुझे रिसीविंग दी नहीं, लेकिन फिर मैंने जो है मेल से भी भेजा और आज भी वो मेरे पास मेल है। मैंने राहुल गांधी को कंप्लेंट की कि आपके यहाँ सारा इलेक्शन बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो दम भरते हैं लोकतंत्र का और सारा इंसाफ करने का, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने भी मेरे साथ जस्टिस नहीं करा, उन्होंने सुनी तक नहीं बात। राहुल गांधी से आपने प्रयास किया मिलने का? हाँ किया, वो टाइम ही नहीं देते ना। कितनी बार किया? अनेकों बार, अनेकों बार। अनेकों कितने? 10 20 बार, 4 बार? मेरे हिसाब से करीब 40-50 बार कम से कम। 40-50 हाँ? बार आपने किया? हाँ तो मैंने प्रियंका गांधी है उसके यहाँ करा, उसके यहाँ तो मैंने जो राजकुमार उनका पीए उसको बहुत जबरदस्त डांटा था, और ये जो है जो संदीप सिंह उनका पीएस है उस पर तो मेरे आज भी वो मैसेज मेरे फोन में है जो मैंने उसे किया था, मिलने ही नहीं देते। तो क्या प्रोसेस क्या होता है इनसे मिलने का आप लोगों के लिए? भाई हम लोग तो सिंपल है, हम तो करने के लिए स्टाफ को ही बोलेंगे या फिर हम मेल करेंगे। मेल तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसे तो अदालतें भी मांगती हैं। मेल करते हैं, टाइम मांगते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। ये मिलाते उन लोगों को हैं जो गुलाम हैं, जो सच ना बोल पाए, जो निर्भीक लोगों को, और जो लोग हैं जो सच्चे लोग हैं, सही लोग हैं, उनको तो पहुंचना ही नहीं देते। लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, मैं स्टाफ को पूरा ब्लेम नहीं करता, इसमें लीडरशिप की गलती है। ये लीडरशिप को देखना चाहिए, लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो देखे। लीडरशिप की जाहिर सी बात है, लीडरशिप की ही जिम्मेदारी होती है कि उसका स्टाफ किस तरह से काम करेगा। हाँ। उसको किस तरह के लोगों को आगे लाना है, किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना है, किनको पीछे छोड़ना है। ये बिल्कुल 100% है। अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसमें लीडरशिप ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ना कि उसकी टीम रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि लीडर ही चुनता है ना कि मेरे लोग किस तरह के काम करेंगे। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि जिस तरह से मौर्य साहब का नाम, आई थिंक वेस्टर्न यूपी में उनका एक बड़ा नाम था, ठीक है, बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो यदि आप उनके साथ काम करते तो आपको, मैंने आपसे समझा था कि भाई आपको जो है ना त्रिपुरा भेज दिया जाता था, आपको नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, ठीक है, हिमाचल की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो आपको क्या वेस्टर्न यूपी की जिम्मेदारी नहीं दी गई जहां आपका गढ़ था? देखिए क्या है कि ये सन 2014 की बात है। 2012 में मुझे पता समझ आ गई थी, जब अन्ना आंदोलन चला था दिल्ली में, समझ गया था, और ये 2G कोलगेट ये सब चीज़ें हुई थी, उससे कांग्रेस की जो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि 2014 का कांग्रेस इलेक्शन हार जाएगी, लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, बुरे वक्त में हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, शायद इनकी आंखें खुल जाएं। तो मैं जानता था कांग्रेस हार जाएगी। 2014 के बाद फिर मेरी नॉलेज में 2016 में लगभग आया कि के राजू हैं जो राहुल जी के बहुत करीब हैं, उनसे मिलना चाहिए। मैं के राजू जी से मिला 2016 में, और जब मैं उनसे पहली बार मिला, उन्हें पता था, मैंने बताया था अपॉइंटमेंट के बीपी मौर्य का बेटा मिलना चाहता है। तो उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में इतने विस्तार में बोला जैसे कि उन्होंने उसमें PhD कर रखी हो। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ आदमी से। फिर वो 2016 में, उसके बाद वो मेरे पीछे पड़ गए। मौर्य जी वो अनुसूचित जाति विभाग के जो है चेयरमैन थे कि मौर्य जी यहाँ आप ये वो यहाँ आ जाइए, ये कर दीजिए। तो मेरा जो है ना, मैं इस तरीके के मिजाज का आदमी हूँ नहीं, मैंने टालता रहा। फिर उन्होंने बोला कि देखिए ये चीज़ें जो हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व है, उन लोगों को लीजिए, मेरा क्या मतलब है यहाँ। तो कहा नहीं मौर्य जी देखें, हमारे यहाँ ब्राह्मण भी है, एक जो है वैश्य कम्युनिटी से है वो लड़की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ आ जाइए। आप असल में एक बार AICC में पैर डालिए। और रोहित वेमुला की, हाँ, जब देहांत हुआ था तो ये जहाज़ में गए थे दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और के राजू। के राजू जी ने मुझे बोला, उस समय मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई और मैंने राहुल जी को कहा जैसे इंदिरा जी ने BP मौर्य जी को साथ लिया, उनके बेटे हैं अक्षय कुमार मौर्य, आपको उनको साथ लेना पड़ेगा। तो कहा हाँ ठीक है। और मौर्य जी आपको जो है राहुल जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ये 2016-17 की बातें हैं, अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, और फिर आपको जो है हम सेक्रेटरी AICC बनाएंगे, तो आप फिलहाल जो है इस काम को ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे बिहार का प्रभार दिया, बिहार मैंने मना करा। फिर मैंने जो है चूज़ करा हरियाणा लिया, क्योंकि मैं UP नहीं जा सकता, UP ये देते नहीं जैसे स्टेट के होते हैं। तो मैं हरियाणा में काम करता रहा। फिर किन्हीं कारणों से, राजनीतिक, मैं नहीं उसमें जाना चाहता डिटेल में, किसी के खिलाफ नेता की साजिश कर रहे थे,
और इन्हें पता था ये मुझे मैनेज कर नहीं पाएंगे, तो हरियाणा से हटा के इन्होंने मुझे उत्तराखंड और हिमाचल दिया। मैंने उत्तराखंड और हिमाचल, गौतम जी आप विश्वास नहीं करेंगे, दिसंबर के महीने में मतलब मैंने 21 दिन का दौरा करा पहाड़ों पे। जो लोग डरते हैं, वहाँ के नेता क्या करते थे, एकलौता ये लीडर है जो प्लेन से जो है पहाड़ों पे सर्दियों में आया, नहीं तो गर्मियों में यहाँ मौज करने आते हैं नेता AICC से। अच्छा, मतलब नेता जो है यहाँ से पहाड़ों पे गर्मियों में जाते हैं। हाँ, मौज करने। ये वहाँ के लीडर ने अपनी स्पीचेस में बोला कि एकलौते अक्षय कुमार मौर्य हैं जो दिसंबर में, इतनी कड़ी सर्दी थी कि मैं रात को जो है, और मैंने उनको, मुझे डरा रहे थे ये लोग कि आप मत जाइए, दौरा मत करिए। मैंने कभी, देखो मैं सोवियत संघ में, रूस में रहा हूँ, मैंने -36 डिग्री देखा हुआ है, आप मुझे सर्दी से तो डराओ मत। मतलब मैंने इतनी विषम परिस्थितियों में रात को मैं ग्लव्स और टोपा पहन के और पूरा थर्मल, और मैं आपको बता नहीं सकता, वूलन कोट पहन के सोता था, इतनी ठंड होती थी। तो मेरे को 1 महीने में ही वहां से हटा दिया। मतलब वहां के सुक्खू जी हिमाचल के थे और प्रीतम सिंह जी उत्तराखंड के थे प्रदेश अध्यक्ष। दोनों ने ये कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया कि मौर्य जी जो मेन कांग्रेस है उससे ज्यादा अनुसूचित जाति विभाग जो है वो काम कर रहा है। और आपकी जो स्पीचेस हैं, आप पूछिए मत। इवन मैं जब, मुझे याद है शिमला में मैं स्पीच दे रहा था, सुक्खू जी वहां नहीं थे, वो भागे भागे आए, उन्होंने कहा मौर्य जी आपकी स्पीच का वीडियो मुझे भेजा, मैं तो आज तक ऐसी स्पीच नहीं सुनी। आप विश्वास नहीं करेंगे गौतम जी, मुझे 1 महीने में वहां से हटा दिया गया। क्यों? इनको डर था इसकी धमक मौर्य के बेटे की उत्तराखंड से और हिमाचल से दिल्ली तक आ जाएगी। तो इन्होंने फिर मुझे कहां फेंका? आसाम और त्रिपुरा। ये इतने बदमाश लोग हैं। मैं तब भी काम करता रहा, आसाम त्रिपुरा में भी मैं काम करता रहा। तो ये कौन से लोग थे जो आपसे इनसिक्योर थे? ये जो है असल में क्या है कि मैं क्या बोलूं, ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, जिनके मैं नाम ले रहा हूं। अभी और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद कांग्रेस जो मेरे पिताजी से अपने अकाउंट सेटल नहीं कर पाई, जो उसमें साहस नहीं था उनसे करने का, वो मेरे से सेटल कर रही है। मैं एक बात मानता हूं कि आप अगर किसी को गले लगाते हैं, लगाइए, गले लगा के पीठ में खंजर मत भौंकिए। इन्होंने घोंपा है मेरी पीठ के अंदर खंजर, गले लगा, मक्कारी करी है इन्होंने, गले लगा के पीठ में खंजर घोंपा है। हाँ। अभी आपने कहा कि जो ये लोग आपके पिताजी से अकाउंट सेटल नहीं कर पाए वो आपसे कर रहे हैं, तो ऐसे क्या इश्यूज थे मौर्य साहब के साथ में कांग्रेस के? देखिए क्या है कि मेरा एक मानना है कि राजनीति जो है बहुत बड़े दिल से होनी चाहिए, और दूसरा नेता में एक बहुत बड़ा गुण होने चाहिए कि उसमें जौहरी की क्वालिटी हो। पहली बात तो इनमें जौहरी की क्वालिटी मिसिंग है। और रही बात अकाउंट सेटल करने की, मेरे पिताजी बहुत ही कड़वा बोलते थे और सच बोलते थे। हकीकत में वो सच बोलते थे और सत्य हमेशा कड़वा लगता। वही इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने नेताओं के प्रति मेरे विचार बदले। अदरवाइज मैं नेताओं को झूठा मक्कार ही समझता था, और समहाउ कहीं भी मैंने उनको भी उसी नज़र से देखा था। लेकिन जब मैंने एक स्टेटमेंट वो जाहिर की, उन्होंने तुरंत उस चीज़ को कैच किया कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे डांटते हुए नहीं, अपना रोष व्यक्त करते हुए एक मुझे डेडलाइन दी कि ये चीज़ें ऐसे होंगी तब होंगी, और तब मुझे लगा कि नहीं ऐसा होता है। और जब उनके साथ में रहा, आप जानते ही हैं, तो उन्होंने बड़ा प्रभावित किया कि वो नेता ऐसे थे जो सच बोलते थे। देखिए मैंने अपने जीवन में, लोग कहते हैं ना नेता बुरे होते हैं, मैं गौतम जी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी जैसे नेता नहीं देखे, मैंने लोहिया जी जैसे लोग नहीं देखे, मैंने बाबा साहब जैसे लोग नहीं देखे, मैंने मनीराम बागड़ी जी बहुत बड़े नेता थे समाजवादी, मैंने ऐसे लोग नहीं देखे, राजनारायण जी, मधुलिमय जी, मैं अनेकों नाम जानता हूँ राजनीति में। लेकिन मैंने ये पाया कि मेरे पिताजी सबसे प्रसन्न जो होते थे वो तब होते थे जब वो समाजवादियों के बीच होते थे। उनका बहुत ही ज़्यादा करीब रह के समाजवादियों और कम्युनिस्ट पार्टियों के, वामपंथियों के साथ उन्होंने काम कराया। ये नेता मैंने बहुत अच्छे नेता देखे। लेकिन अब जो है, मेरा ये मानना है कि राजनीति अब जो है ना, एक समाज सेवा का माध्यम नहीं रह गई, इसे धंधा बना लिया है लोगों ने। राजनीति को लोगों ने धंधा बना लिया। और पिताजी कहा करते थे, राजनीति मेरा धंधा नहीं है, मेरा धर्म है। अब धर्म से मानने वाले लोग नहीं रह गए, अब धंधा बना लिया है। और जब राजनीति को धंधा बनाएंगे तो वही हाल होगा, ऐसे ही रसातल में जाएगी जैसे कि कांग्रेस गई है। तो मौर्य जी, जैसा आपने कहा कि राजनीति को लोगों ने धंधा बना लिया है, और यही कारण है कांग्रेस रसातल में चली गई। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि धंधा तो राजनीति को सभी पार्टियों ने बनाया हुआ है,
ठीक है, नेता देखिए जब वो चुनाव लड़ता है तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो कर्ज लेकर आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो आप जानते ही हैं कि हाँ। क्या उनका हाल होता है, क्या उनका जलवा होता है। तो धंधा तो सब ये पूरी तरह से है। अब अगर मैं अभी कांग्रेस की बात कर रहा था कि जिस तरह से आजकल राहुल गांधी बड़े प्रखर हो रहे हैं, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा करी, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आपके जो कांग्रेस है, कांग्रेस में भी कह रहे हैं जो लोग गद्दार हैं, जो लोग कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, उनको सब मैं चाहता हूँ वो सब निकल जाएं, छोड़ दें। अभी एक उनका बयान आया कि भाई हम जो है मुस्लिमों में और अनुसूचित जातियों को ही जोड़ने में लगे रहे और उस चक्कर में ब्राह्मणों को जोड़ने में लगे रहे, उस चक्कर में ओबीसी छूट गए। तो ये जो उनको बीच बीच में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, जो एनलाइटनमेंट उनका हो रहा है, तो एनलाइटनमेंट तो उनका हो रहा है लेकिन उस पर एक्शन तो ले नहीं रहे हैं। अभी गुजरात में अधिवेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में मैं आपसे एनालिसिस पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में क्या होगा? रीज़न क्योंकि जब इलेक्शंस हुए हैं, जो भी आपने विश्लेषण किए हैं, मैंने देखा है कि वो हमेशा सटीक गए। आपने कहा जब सारी दुनिया बात कर रही थी हरियाणा जीतेगी, और मैं भी ये कह रहा था कि हरियाणा जीतेगी, हमने कहा अक्षय भैया ऐसा हो नहीं सकता कि हरियाणा नहीं जीते, वो जीत रही है। तो आपने कहा था आप देख लेना नहीं जीत रही, और अल्टीमेटली वही हुआ कि हरियाणा हार गई। तो आपको क्या लगता है कि गुजरात में क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए क्या है कि कांग्रेस की एक दिक्कत है कि ये इन्होंने जयपुर में भी किया था, ये करते रहते हैं, चीज़ें बोलते रहते हैं। अब सबसे पहला गौतम जी आपका सवाल कि वो छोड़ के जाना, कि ये चला जाए वो चला जाए, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, मेरी ऐसी मान्यता है राजनीति जो है ना लोगों को जोड़ने का नाम है। जो नेता लोगों को तोड़ने की बात कर रहा है ये राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति लोगों को जोड़ने का काम है। हमेशा राजनेता ये प्रयास करता है कि कैसे लोगों को जोड़ना। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मुझे 2012 में पता था, 2014 में जब वोट नहीं पड़े थे, मेरा एक स्टेटमेंट था कि ये वोट 5 साल के लिए बन रहा है, सरकार 10 साल। मुझे पता था 10 साल तक बीजेपी नहीं जा रही, मैं तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन अब मेरे जैसा वहाँ आदमी है या अन्य लोग हैं और उनको इतनी विषम परिस्थितियों में कांग्रेस है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, और लीडर कह रहा है कि जिसको जाना है जाओ और जो बाहर है उन्हें अंदर लाओ, आरएसएस और बीजेपी के लोग जाओ। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब अगर किसी को आरएसएस और बीजेपी में जाना है तो आपके साथ क्यों रहेगा? और जो आदमी आपके साथ इतने बुरे वक्त में भी है, सच्चे मित्र की पहचान होती है जब बुरे वक्त में जो साथ देता है। तो जो बुरे वक्त में लोग साथ हैं, अगर उन्हीं को कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी कोस रहे हैं तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि आप ये कह रहे हैं, एक तो आपने बड़ी बात कही है कि राजनीति जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नहीं। हाँ। एक दूसरी आपने बिल्कुल सही बात की, यानी कि जो अभी भी कांग्रेस के अंदर बने हुए लोग हैं, ठीक है, अगर आप उनको आरएसएस या बीजेपी का कहते हैं, एजेंट कहते हैं, तो ये जिनको जाना ही होता तो फिर वो वहीं चले जाते, आपके पास क्यों रहते जब आपके पास कुछ देने को ही नहीं है। तो यानी कि वो यहाँ पे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस के साथ में लगाव है। तो अगर उनकी कोई समस्या है, आपको लग रहा है कि मान लीजिए XYZ व्यक्ति के अंदर कोई समस्या है, तो उससे मिल बैठ के बात करके, संवाद करके चीजों को समझना चाहिए। क्योंकि आप कितने लोगों को तो भगाएंगे और कितने लोगों को तो लाएंगे, कहां से लाएंगे लोग? ऐसी मुसीबत में जब आपकी नौका डूब ही रही है, तो ऐसे में आपकी नौका पे, आपके जहाज पे कौन सवार होना चाहेगा? संवाद पे सवाल गुलाम नबी आज़ाद जी ने उठाया, कपिल सिब्बल जी ने उठाया, शशि थरूर जी ने उठाया, अनेकों नेताओं ने उठाए। तो ये संवाद करते कहाँ हैं? राजनीति में संवाद परम आवश्यक है, वो मिसिंग है। इधर वन साइड डायलॉग है, और वो क्या है, इसके लीडर्स की स्पीच, और वो भी क्या है, इनके यहाँ 2-2 टके के लोग हैं जो लिख के दे देते हैं कि आप ये बोलिए वो बोलिए, और उसी डायलॉग को रिपीट करते रहते हैं। कोई भी एक हिट डायलॉग आप किसी भी सिनेमा को उठा लीजिए, वो कभी दूसरी फिल्म में रिपीट नहीं होता, और रिपीट हो तो वो कभी फेमस होता नहीं। ऐसी राजनीति में आप एक ही बात करते रहे रोज रोज, वो ठीक नहीं है। आप रही बात लोगों की जो पार्टी के साथ एक निष्ठा के साथ हैं, विचारधारा के कांग्रेस के साथ हैं, उनके कांग्रेस के साथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो सहमत हैं कांग्रेस की विचारधारा से, तभी तो साथ हैं। अब आप उन्हें भी जलील कर रहे हैं,
तो अब अगर कोई ही बेगैरत होगा जिसको जलील करा जाए, अरे आपकी छत के नीचे कोई आ जाए ना गौतम साहब, तो उसके सर पे आपको हाथ रखना चाहिए, ना कि उसे जलील करें। तो जो इनकी पार्टी में अगर उन्हीं को जलील कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए संगठन को उठाएंगे कैसे? अधिवेशन से होगा क्या? अब इन्होंने गुजरात में एक स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच में, भाषण में कहा कि मैं 40-50 नेताओं को गुजरात के निकाल दूंगा। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब इससे पहली बात, मैं, आप बुरा मत मानिए, मैं राहुल जी से भी निवेदन करूंगा, मेरी बात का बुरा ना माने। नहीं, मैं तो वो, मेरा हाँ, कोई मतलब मेरा नहीं, तो बुरा एक गौतम जी एक सिंपल सी एक बात है, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। चलिए मैं अब संवैधानिक बातों पे आ जाता हूं। राहुल गांधी जी कांग्रेस में ऐसी कौन सी पोजीशन पे हैं जो उनको हक है किसी को पार्टी से निकालने का? बताइए। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या वो गुजरात के प्रभारी महासचिव हैं? क्या वो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां के? वो हैं कौन? गांधी हैं। ऐसे नहीं होता ना। तो बट हो तो ऐसे ही रहा है ना। तो ये गलत है, राहुल गांधी जी यहाँ गलत हैं। राहुल गांधी जी को ये नहीं करना चाहिए। ये अधिकार क्षेत्र में है तो ये होता है अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष या महासचिव प्रभारी जो है, चौथा मैं नहीं समझता किसी के अधिकार क्षेत्र में है। तो यानी कि राहुल गांधी ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस तो उनकी बकौती है, वो जो मर्जी चाहे वो करें, जो मर्जी चाहे वो बोलें, वो चाहे किसी पद पे हो या ना हो। नहीं तो ये गलत है ना। अब आप मुझे बताइए, एक लीडर कोई कैसे लेगा इस चीज को? लीडर इस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। ये राहुल जी की वर्किंग गलत है। कोई मिलने जाता है, मुझसे मत मिलिए, खड़गे जी के पास जाइए, आप मिलते नहीं। असल में क्या है जो मेरी समझ में आता है कांग्रेस में रह के, कि जब ये अध्यक्ष बने और उसके बाद जो चुनाव हुए, अगर मैं गलती नहीं खाता कांग्रेस को 44 सीटें आई थी, ठीक है। उसके बाद ये डिप्रेशन में आ गए, मेरा समझना ऐसा है, ये डिप्रेशन में आ गए, इन्होंने गुस्से में आके रिजाइन कर दिया। रिजाइन तो इन्होंने गुस्से में कर दिया, फिर इनको जब होश आया तो इनको लगा मैंने ये क्या कर दिया, तो इन्होंने करने के लिए, खैर इनकी माताजी वो आ गई, उन्होंने संभाला कुछ समय, जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे कर करा के खड़गे जी को इंस्ट्रक्शन दे के भाई इन्हें बना दो, उन्हें बना दिया, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये तो यही बात हो गई कि आप मजे तो सारे लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहते। ये क्या मतलब? मतलब सारे राइट्स आपके पास हैं लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं बनती। जीत जाए तो सारी जीत आपकी है। ये कांग्रेस में मुझे बहुत चिढ़ है इस बात से। जीत गए तो इनकी वजह से जीत गए, हार गए तो रिजाइन करे वहां का प्रदेश अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज या कोई और पदाधिकारी जो राज्य। ये तो गलत है ना। देखिए आप मुझे बताइए, अगर जीत का श्रेय मैं ले रहा हूं तो हार का भी तो मुझे ही लेना चाहिए। तो राहुल गांधी किस अधिकार से इस तरीके का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ? कोई नौकर थोड़ी है उनका, भाई मैं उनका नौकर थोड़ी, खरीदा गुलाम थोड़ी हूं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता हूं, पार्टी का मेंबर हो सकता हूं, पार्टी का नेता हो सकता हूं, मेरे राहुल गांधी का नौकर थोड़ी हूं। और कोई भी लीडर ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। आप किसी भी जाति धर्म का, किसी भी कम्युनिटी का आप लीडर देखिए, वो स्वाभिमानी होगा, और स्वाभिमानी नहीं है तो लीडर होगा ही नहीं। लीडर नहीं होगा। मोहना जी, अब जैसे आपने कहा कि भाई ये जो बड़ी लीडरशिप है, यानी कि अगर गांधीज की बात कर लें हम, चाहे प्रियंका गांधी हैं या राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, ये बड़े नेताओं से नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये मीडिया में भी आता रहता है। तो इसके पीछे इनकी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये नहीं मिलते हैं? क्या उनको ये उनसे मिलने लायक अपने आप को नहीं समझते हैं कि भाई हम उनसे क्यों मिलें, क्या आवश्यकता है एक, या उनके साथ संवाद करने लायक अपने आप को नहीं पाते हैं कि मैं, ये लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं इनसे क्या बात करूंगा, अपने आप को कमजोर पाते हैं, इस वजह से नहीं बात करते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये लोगों से नहीं मिलते, क्या कारण है? पहला ये है कि क्या हुआ कि मैं राहुल गांधी से मिलना चाहता था, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, मौर्य जी ने मेरी नौकरी खा ली। तो मैंने, ऐसी बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला, तो मुझे कहते हैं मौर्य जी वो राहुल जी से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे हिंदुस्तान में इतनी आबादी है कि मैं सबसे मिलता रहूँगा। मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरे लिए सबसे कह रहे हैं। तो फिर कहते हैं लेकिन मौर्य जी आपके बारे में नहीं कहा उन्होंने, औरों के बारे में कह रहे थे। मैंने उस आदमी को यही जवाब दिया, मैंने कहा एक बात मैं आपको बताऊं, एक लीडर अगर जनता के लिए उपलब्ध नहीं है तो वो भी उसे लात मार देती है। अब एक बात बताइए, अगर ये उपलब्ध ही नहीं होते मिलने के लिए, और होते क्यों नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग, ये नेता असल में मिलता किसी से क्यों है? संवाद के लिए। संवाद से क्या होता है, जब सूचना का आदान प्रदान होता है, जितनी आपके पास सूचना होगी
उतना आपका सोचने की शक्ति और भविष्य को देखने की ताकत बढ़ती स्ट्रेटेजाइज है। कर सकते हैं हाँ चीजों को। हाँ, चीज़ों ठीक को है, आप बेहतर कि भाई- तरीके से समझ हाँ, सकते कि भाई हैं। क्या हो रहा है लेकिन समाज में, मुझे प्रदेश मुझे में, मुझे सोसाइटी ऐसा में। प्रतीत होता है कि ये लोग ये सोचते हैं कि कोई हमसे बेहतर थोड़ी जानता है, हमें कोई क्या सिखाएगा। ओके, मतलब यानी कि ये पहले ही से मान के बैठे कि जो इनको आता है, जो समझना है वो बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ। मुझे किसी से कुछ हमें सीखने की, जानने की जानने जरूरत की नहीं, जरूरत मुझे तो इंस्ट्रक्शंस देने हैं और आपको हाँ, फॉलो मेरे करना को है। आदेश देने, ये नौकर हैं, सब उस हुक्म को बजाएंगे। ये राजनीति में नहीं चलता। नहीं चलता। एक बात बताइए, जैसे अगर मौर्य जी की यानी कि बीपी मौर्य जी की हम बात करें, तो बीपी मौर्य जी का जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, ऐसा मैंने पढ़ा और जैसा वो बताते भी थे। उन्होंने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से वो इतने बड़े और इतने प्रसिद्ध नेता बन गए और लोगों के। देखिए, बीपी मौर्य जी का जो है जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मतलब ये था कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। उन्होंने बड़ी ही मेहनत से जो है, और उनका बहुत दुखदाई बचपन रहा। स्कूल भी जो गए तो वहाँ भी जो है उनके साथ जो है भेदभाव होता था। सारा कुछ पूरा संघर्ष रहा। उनकी जो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि समझता हूँ जिससे उनकी मान्यता है, पहला है कि वो एक निर्भीक व्यक्ति थे। दूसरा, मैं मानता हूँ कि वो स्पष्टवादी थे। तीसरा, मेरे जहन में अगर बात आती है तो वो एक ईमानदार लीडर थे। और चौथी, जो सबसे प्रमुख, उनके दिलों में गरीबों के लिए दर्द था। मैं अगर बुद्धप्रिय मौर्य के दर्शन को किसी को समझाना चाहूँ तो मैं उस व्यक्ति को इतना ही कहूँगा कि तथा गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इन तीनों के दर्शन को मिला लो, जो मिल के बनेगा वो बुद्धप्रिय मौर्य का दर्शन है। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस देश के गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों को जागृत किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि जो उनके जीवन के सबसे बड़े योगदानों में है, वो है उन्होंने बाबा साहब को पूरे भारतवर्ष में जनवाने और मनवाने का काम करा। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, एक समाज जिसमें गरीब समाज के लोग बोल नहीं सकते थे, उनको बोलना सिखाया, उनको लड़ना सिखाया, उनको संघर्ष करना सिखाया हकों के प्रति। उन्होंने संपूर्ण जीवन अपने, कभी भी आप देख लीजिए, मैंने जो पाया कि अगर कोई आदमी आया, उनसे उन्होंने 2 ही चीज़ें पूछी, उसका नाम पूछा और काम पूछा। लेकिन मैं अपनी स्पीचेस में भी कह चुका हूँ कि अब जो राजनीति में आ गए हैं वो काम पूछते हैं और दाम पूछते हैं। तो बीपी मौर्य जी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस देश के गरीब समाज को जागृत करना, उसको आवाज़ दे देना। बिल्कुल, आपने जो कहा कि उनके दिल में गरीबों के लिए दर्द था, तो ये नेता तभी कोई बड़ा बन सकता है जब उसके दिल में गरीबों के लिए दर्द होगा, हमदर्दी होगी और गरीबों का कुछ वो उत्थान करना चाहेगा, उसका सुधार करना चाहेगा। अगर वो सिर्फ अपने ही सुधार के लिए लगा रहेगा तो जनता आप तक नहीं आती है। तो अक्षय मौर्य जी, आप क्या देखते हैं कि समाज में अभी किन क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता है? खास तौर से, विशेष तौर पे जिन क्षेत्रों में मौर्य जी ने काम किया है, क्या आपको लगता है वहाँ अभी भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है? आपको अभी लगता है कि वहाँ के लोगों के लिए कोई लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? देखिए, कोई भी समाज अगर ये कह दिया जाए कि वो अपने सर्वोत्तम स्थान को पा चुका है, तो मैं कहूँगा ये गलत बयानी होगी। ये एक निरंतर प्रयास है और ये समय के साथ आजीवन ये चलता रहता है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सुधार की हमेशा जगह रहती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने सब सीख लिया, तो ये संभव नहीं है। रूसी में एक कहावत है कि स्तोले जीवी स्तोले तु चीज़, मतलब 100 साल जी और 100 साल सीख। तो जो मैं मानता हूँ कि जिन चीज़ों 100 साल जियो और 100 साल सीखो, यानी जब तक जीता है, हाँ, जब तक इंसान सांस लेता है वो सीखता ही है।
और अक्लमंद आदमी की यही पहचान है कि वो सीखने का प्रयास करता है, और बेवकूफ़ की ये पहचान है वो कहता है मुझे सब आता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो क्षेत्र जिनमें कुछ करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, जो सबसे बड़ा मानवता पे अभिशाप है वो दो हैं, एक गरीबी और दूसरा जाति। इनके खिलाफ इंसान को काम करना चाहिए। गरीबी सबसे बड़ा, मुझे अपने पिताजी का याद है, वो कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा दर्द बचपन का मेरी गरीबी है। तो आप आज के ही हालात देख लीजिए, अगर सरकार को देखा जाए, अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है 5 किलो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के, मान लो अगर 140 करोड़ है और 80 करोड़ को दे रहे हैं, अगर मैं गलती हिसाब नहीं लगाता शायद 66% बनता है जी। तो 66% वो आंकड़ा बिल्कुल सही इसलिए नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा होगा, कहीं 70 या 75 होगा। तो जिस देश के 75% लोग भूखों मरते हैं और आप वो विश्व गुरु सबसे शक्तिशाली 30 से 5 में से 30 नंबर, मेरी समझ से बाहर हो जाती हैं बातें। मतलब आप कहते हैं कि मतलब जिस देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की हो पूरे विश्व में, इसका हम दम्भ भरते हैं और साथ के साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा जो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि अगर वो राशन नहीं देंगे तो शायद वो भूखे मर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास सरकार मान रही है कि इनको हम रोजगार देने में सक्षम नहीं है, तो कम से कम जो है ना, अगर हम इनको राशन दे देंगे तो हमारी थू नहीं होगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो दम्भ भर रही है विश्व गुरु होने का, तो वह भी गलत है। हाँ, गलत है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हर पेट को रोटी से पहले हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए। मेहनत से कमाए हुए पैसे की रोटी का स्वाद ही अलग है। बिल्कुल, ये जो खैरात में दी जा रही है तो उसको तो हम उसके पुरुषार्थ को भी कमजोर कर रहे हैं। हाँ, आप जो है इस तरीके से देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जो ये 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं लोगों को, वो आपके हिसाब से ऐसे ही संभव नहीं। देखिए क्या होता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने पाया है, बीजेपी, मान लीजिए कोई चुनाव, मान लीजिए ऐसा कि 2024 है में आ रहा है, मान लो ऐसा कोई 2024 में आता है, हाँ, तो वो 2025 का रख देते हैं टाइम। कोई 29 में आ रहा है तो 30 रख देंगे। उनका हमेशा ऐसे रहता है। वो क्यों जनता को एक सपना दिखाते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं नेता जो सपनों को बेचते हैं और जनता उनको खरीदती है। यानी कि आपकी बात में अगर ये कह लूँ तो जो मौजूदा सरकार है वो सपनों की सौदागर है। हाँ, सपनों के सौदागर हैं। मैं नहीं समझता कि इससे देश का कोई भला होगा। मोदी जी, आपका पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई रहने का भी मन है? देखिए क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैंने कांग्रेस पार्टी में लगभग 20 साल काटे और पिछले ही वर्ष 26 फरवरी 2024 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, और वो भी मैंने बड़े दुखी मन से दिया। हुआ यह कि खड़गे जी से मेरे काफ़ी मिलना जुलना था, काफ़ी नज़दीकी थी। खड़गे जी अध्यक्ष बने भी नहीं थे, कोविड के टाइम की बात है, सन 2020 की, लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। मैं इनको साउथ एवेन्यू के मकान में किसी बंगले में रहते थे, हार गए थे इलेक्शन, तो वहाँ किसी एमपी का था, उसमें रह रहे थे। मैं गया उनसे, मैंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने की उनकी बात की। मैंने इस चीज़ को 2020 में देखा था। खैर, मैं वो नहीं बोलूँगा जो उन्होंने कहा था। अगर मैंने कैमरे के सामने बोल दिया तो कांग्रेस पार्टी उनकी बहुत बड़ी दुर्गति कर देगी। तो चलिए, मैं भी नहीं ऐसा पूछूंगा कि क्या कहा था। हाँ, तो फिर करवानी किसी। हाँ, तो वो जो है, खैर वो सब हो गई। फिर मैं उसके लिए, मैं नहीं कह रहा मेरी वजह से बने हैं, लेकिन ये जो मैं कर सकता था मैंने किया। जब वो अध्यक्ष बन गए तो मैं उनसे मिला और मैंने उनको बताया अपना सेक्रेटरी AICC का, जो शीला दीक्षित जी के समय से बात चल रही थी, सन 2009 से। जब मैंने उन्हें मिनिस्ट्री मना की तब उन्होंने कहा, बेटा आपको सेक्रेटरी AICC बनाएंगे। वो मैं आज तक बन ही रहा था। तो खड़गे जी को मैं मिला 2023 में, तो मैं एक लेटर के साथ मिला, तो उन पे उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसको। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर किसी चीज़ के लिए रिकमेंड कर दी, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मैं बड़ा खुश हुआ।
वो मेरे अपनी जान पहचान है, क्योंकि हमारे परिवार को करीब 75 साल हो गए भारतवर्ष की राजनीति में, तो इतनी तो हमारी जान पहचान है। मुझे पता लगा और लेटर मूव हो रहा है, लेकिन उनका एक बड़ा ही अजीब सा बयान मुझे सुनने को मिला। उन्होंने अपने यहाँ चमचों को बोला, अरे मौर्य जी का तो कोई रिकमेंड ही नहीं करता। मुझे गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, खड़गे जी ने, खड़गे जी बोल कह रहे इनका तो कोई रिकमेंड नहीं करता। आप एक बार बताइए कि गौतम जी, आप किसी कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप किसी चीज को रिकमेंड कर रहे हो, अगर आपके चपरासी से मैं रिकमेंडेशन लूँ आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका अपमान है वो तो मैंने जरूरत नहीं समझी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है तो मुझे इतना बुरा लगा, और फिर मैं समझ गया कि इनकी साजिश है हमारे खिलाफ और कुछ नहीं है ये। क्योंकि मेरा एक सिंपल है, जब तक आपको समझ ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपको समझ आ जाए और उसके बाद आप उनके साथ रहें तो आप फिर बेवकूफ़ हैं और कुछ भी नहीं। तो मैंने इनसे जो है डिसाइड कर दिया, इनके साथ नमस्ते नहीं कर रहना है। दी। हाँ, नमस्ते कर ली। तो मतलब तब आपने नमस्ते करने से पहले ये नहीं सोचा कि जैसे नेतागण नॉर्मली करते हैं कि भाई दूसरी पार्टी में बात कर ली फिर वो जाते हैं छोड़ते हैं? हाँ, नहीं, देखिए मेरा क्या है कि मैंने खड़गे जी को एक चिट्ठी लिखी और वो मेल भी की, ईमेल पे उनके भेजी। उनकी तरफ से मुझे उन्होंने कोई संपर्क नहीं साधा मुझसे, उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, तो कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ तक रही बात आगे राजनीति की, मैं क्या होता है गौतम जी, जब जीवन में चीज़ें ना बने तो मैं ऐसा बेहतर समझता हूँ कि थोड़ा थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, और अगर आवश्यकता हो तो एक कदम पीछे भी ले लो और फिर लंबी छलांग मारो। मेरा ऐसा मानना है, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों प्रतीत होता है, मेरे में ये शक्तियाँ मेरे पिताजी से हैं, मैं चीज़ों को देख लेता हूँ क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जहाँ तक राजनीति की बात है, कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और आपको हाँ, पूरी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि आगे कुछ बेहतर मैंने जो भी भविष्यवाणी की है गौतम जी, बस केजरीवाल की जो 67 सीटें थी उसको छोड़ दिल्ली में मेरी सारी भविष्यवाणी सही हुई है। हाँ, चलिए अक्षय मौर्य जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सोच रहे हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा हो और जल्द से जल्द हो। और आप जैसे यदि लीडर्स वाकई में राजनीति में आते हैं, जिनको अपना भला नहीं करना है, समाज का करना है, सोसाइटी का करना है, देश का करना है, तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।